बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स की आवाज आ रही है? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को प्लीज मेरी आवाज आ रही है? ये बेटा कल एक नजर रिवाइज कर रहे हैं, कल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कल पढ़ रहे थे, कुछ समझ आ गया? तो मसला तो नहीं करनी, एक नजर देख लें क्या क्या बातें नहीं है, मतलब थोड़ी सी नहीं, कुछ टर्म्स पढ़ रहे थे। क्या होता है वर्क इन प्रोसेस? वर्क इन प्रोसेस किसे कहते हैं सर? फिनिश गुड्स किसे कहते हैं? रॉ मटेरियल क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? इसमें रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश गुड्स बना के बेची जाती है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करके बेचा जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं कर सकते रिलेटेड? चलो फिर रजिस्टर करना पेज का। कल एक स्टेटमेंट की बात हो रही थी, आज इसका फॉर्मेट जरा बनाना सीख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट हेडिंग लिखो। Cost of goods manufactured statement. इस स्टेटमेंट में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जो गुड्स बनी हैं उन गुड्स को बनाने में कितनी कॉस्ट इंकर हुई है। सही ट्रांसलेशन करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप क्या चीज बनाते हैं, ये कौन सी गुड्स बनाते हैं? फिनिश गुड्स। इन अदर वर्ड्स स्टेटमेंट का मकसद ये है कि जो हमने फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द पीरियड बनाई होंगी, उन फिनिश गुड्स को बनाने में हमारी कितनी कॉस्ट आई है वो हमने कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट मींस जो गुड्स बनाई हैं उनकी कॉस्ट, तो जो गुड्स बनाई हैं उनका नाम फिनिश गुड्स है, तो फिनिश गुड्स बनाने की कॉस्ट हमने टोटल करनी है। ठीक है, तो इसका बड़ा एक आसान सा फॉर्मेट है, आई होप उसकी टेंशन आप नहीं लेंगे, जो मैंने वर्ड्स कल यूज किए थे सारे वही आने। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाते हुए, कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए, सबसे पहले गुड्स को बनाने में रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, ऐसे ही होता था। तो पहली हेडिंग लिखा है, सबसे पहले फिर ये कैलकुलेट किया जाता है कि रॉ मटेरियल कितना यूज हुआ। तो रॉ मटेरियल एक हेडिंग बन जाएगी। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल की वर्किंग करेंगे। ये कंटिन्यू दरवाजा बंद करो। ये अब नेक्स्ट वर्किंग से पहले आप लोग ये बताएं कि क्या बेटा जो रॉ मटेरियल परचेज किया होगा वो सारा का सारा ही हमारा एक्सपेंस बन गया होगा गुड्स को बनाने में, या जो इस्तेमाल किया होगा? हाँ, ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक्स बचे ही ना, अगर तो स्टॉक्स नहीं बचे हुए फिर तो जितना परचेज किया होगा वही सारा इस्तेमाल हो गया होगा। लेकिन अगर स्टॉक्स बचे होंगे तो फिर हमने रॉ मटेरियल यूज्ड की वर्किंग करनी होगी। तो इसका तरीका कल डिस्कस हुआ था, तो उसका क्या तरीका होगा लिख लेते हैं आज। तो रॉ मटेरियल की वर्किंग में, रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन करते हुए हम क्या ढूंढा करेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिगर छोटी छोटी मैं कुछ अज्यूम कर रहा हूँ जस्ट आपके सामने एक आइडिया देने के लिए। तो लेट्स अज्यूम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 50,000 रुपीज। बाकी फिर इंशाल्लाह ये फॉर्मेट सा बना लें, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्या होना चाहिए फिर इसमें? लास्ट परचेजेस, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। लेट्स अज्यूम 5 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल परचेज हुआ। फिगर सारी प्लीज मैं अज्यूम कर, अगर रिटर्न्स हुई होंगी तो ऑब्वियसली हम 5 लाख में से रिटर्न्स लेस करके लिख देते हैं। ठीक है, फिर अगर परचेज करने से रिलेटेड कोई कैरेज होता, इनवर्ड्स होगा या आउटवर्ड्स होगा, तो वो प्लस हो जाता। ठीक है, लेकिन उसको इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि जरा सिंप्लीफाइड सा फॉर्मेट सामने आ जाएगा।
माइनस करना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो लेट्स अज्यूम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है 75,000। तो 50,000 रुपीज का मटेरियल अवेलेबल था, 5 लाख आपने और परचेज कर लिया, कैलकुलेट करें करनी 5,50,000 हो गया, 75,000 माइनस करना है, एक फिगर सॉल्व हो जाएगी 4,75,000। क्या नाम होना चाहिए इसका? इसको दो तरह से लिख सकते हैं हम, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी इसे बोलते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कहना है, या स्लैश करके लिखना है, यूज्ड भी बोला जा सकता है। ये वो रॉ मटेरियल होगा जो हमने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में फिर इस्तेमाल कर लिया होगा। ये थोड़ा सा कंडीशन गाइड करते हैं, आगे जगह है बात, ये आगे सबको क्लियर हो रहा है? प्लीज क्या बात हो रही है इस वक्त? किस चीज का फॉर्मेट डिस्कस हो रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या कैलकुलेट होता है? रॉ मटेरियल की हेडिंग में रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट होता है। मेरी तरफ जरा देख के बोलते हैं कैसे कैलकुलेट किया करेंगे आप? देन उसके बाद बेटा आपने फिर डायरेक्ट लेबर ढूंढा करनी। नेक्स्ट लाइन लिखो, डायरेक्ट लेबर का मीनिंग क्या होता है? सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सैलरी है, सैलरी है। तो सिंपली डायरेक्ट लेबर मींस हम सैलरी की बात कर रहे हैं, लेकिन किन एम्प्लॉइज की? जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट लेबर के साथ लेकिन ब्रैकेट में एक और वर्ड लिखना समटाइम्स यूज होता है, इसके लिए वेजेस वर्ड भी इस्तेमाल होता है, वेजेस ऑफ वर्कर्स। तो डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस इंटरचेंजेबली वर्ड अगर इस्तेमाल हो जाए तो सिंपली अपने रॉ मटेरियल कंज्यूम के नीचे लिखना, ठीक है? सुना लफ्ज वेजेस? ये भी सैलरीज के लिए होता है, लेकिन नॉर्मली उन सैलरीज के लिए होता है जो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे होती है। एक सैलरी होती है जो मंथली होती है, जो परमानेंट एम्प्लॉइज के लिए होती है। बहुत सी लेबर ऐसी होती है जो आपने डेली बेसिस पे रखा होता है, एम्प्लॉइज एक दिन आए दूसरे दिन वो नहीं आए, कोई और आ गया, तो दिहाड़ी समटाइम्स वर्ड इस्तेमाल होता था। तो वेजेस डायरेक्ट लेबर इंटरचेंजेबली लफ्ज इस्तेमाल होता है। क्या आप कुछ कह रहे थे? जी बेटा वो इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे। ओवर टाइम्स भी होते हैं, प्रोविडेंट फंड वगैरह वगैरह, इंशाल्लाह इससे सब। तो डायरेक्ट लेबर लेट्स अज्यूम, मैं फिगर अज्यूम कर रहा हूँ कि सपोज 4 लाख रुपीस की है। तो सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट किया, फिर क्या ढूंढा करेंगे? डायरेक्ट लेबर। देन बेटा एक नया वर्ड जरा आपके सामने मैंने लिखना, परेशान हुए बगैर सुनिएगा। अगर डायरेक्ट लेबर और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को आपस में प्लस करना, किस किस को प्लस करना? रॉ मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट लेबर को अगर प्लस कर लिया जाए तो जो अमाउंट आती है, ये जो आंसर आएगा उसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट सिंपली कैलकुलेशन है, ये कोई अलग से कोई कॉस्ट नहीं है। प्राइम कॉस्ट इज सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। बल्कि इस तरह भी करें, कल वर्ड आ भी गया था, रॉ मटेरियल कंज्यूम जहां आपने लिखा है, थोड़ी सी कोशिश करके इसके साथ डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल भी लिखना, याद है बेटा? डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं? वही रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। समझ आ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल एब्रीविएशंस के जरा लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, एक फॉर्मूला सा बना लो, टोटल कर लो 8 लाख 75,000। So what is the formula of prime cost? Direct material and direct labor. Direct material means raw material, और raw material definitely बेटा जो कंज्यूम हुआ, ठीक है? आगे चलो। तो जब प्राइम कॉस्ट की वर्किंग हो जाएगी तो उसके बाद बस फिर लास्ट हेडिंग, मेन हेडिंग इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में कल मैंने आपको क्या बताया था? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा फैक्ट्री में जो भी एक्सपेंसेस हैं जिस भी नाम से हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड्स की हेडिंग में आ जाएंगे। इन दो को छोड़ के रिपीट करना,
डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को छोड़ के अब फैक्ट्री में जो भी एक्सपेंसेस हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड्स की इस हेडिंग में आ जाएंगे। कुछ बातें शायद कल हुई हैं, अपने साथ दो नोट्स रखने कल वाले, एक दो वहां से देख के बता रहे हैं, कुछ वैसे सोच के बता रहे हैं फैक्ट्री में और कौन कौन से अपनी फैक्ट्री कल बनाई थी आपने, तो जरा सोच के जरा एक्सपेंसेस दिखवा दो जरा, 5-6 जरा वैसी हेडिंग जरा बोल रहे हैं। हाँ जी, पहले तो वो दो लिख रहे हैं जो कल दो वर्ड्स आए थे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। क्या था इनडायरेक्ट मटेरियल, पढ़ के जरा ढूंढ के। अदर देन रॉ मटेरियल, कोई भी मटेरियल अगर है तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल था। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर क्या थी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा जो एम्प्लॉइज की सैलरी है वो इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, आगे चल लिखे पहले तो। तो ये किस हेडिंग में लिख रहा हूँ, किस मेन हेडिंग में? फैक्ट्री ओवरहेड्स की मेन हेडिंग में। अच्छा, इनके अमाउंट्स का तरीका ये होता है कि हम अब फैक्ट्री ओवरहेड्स पहले इकट्ठे करेंगे, एक फैक्ट्री ओवरहेड्स की लिस्ट बनाएंगे, उन फैक्ट्री ओवरहेड्स का फिर सम करके इस प्राइम कॉस्ट के नीचे लिखेंगे और फिर टोटल करेंगे। तो काइंडली मैं कैसे लिख रहा हूँ, एक सेकंड में जरा फर्दर अरेंजमेंट एक्सप्लेन कर दूंगा। मीसो से पहले मैं एक अलग सॉर्ट ऑफ एक बॉक्स सा बना लूंगा जिसमें इंडिविजुअल अमाउंट्स जो है वो लिखूंगा, और फिर इन बॉक्स का जो भी सम आएगा वो प्राइम कॉस्ट के नीचे लिख के फिर मैंने टोटल करना है। मतलब मीसो से जब आप भी लिखें तो इस तरह से अकॉर्डिंगली लिखिएगा। ठीक है, समझ गए कैसे लिखना? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। लेट्स अज्यूम इनडायरेक्ट मटेरियल इज 30,000 रुपीज। डाटा डेफिनेटली आपने नहीं गेस करना, डाटा क्वेश्चन में होगा, आपने उसे अरेंज करना है। 30,000 है और डायरेक्ट लेबर लेट्स अज्यूम 55,000। तो काइंडली थोड़ी सी जरा स्पेस रख के फिर लिखिएगा, फिर बाद में उसके टोटल उसके नीचे आ रहा है। समझ आ गया प्लीज? जी, इसके अलावा बेटा सोचेंगे आंटी कुछ और? डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट्स, लेट्स assume depreciation of factory assets is 90,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही है ना यार, तो फैक्ट्री के एसेट्स का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है फैक्ट्री ओवरहेड्स। और कुछ अगर फैक्ट्री फॉर एग्जांपल ओन नहीं है, रेंट पे है, तो रेंट ऑफ फैक्ट्री। जी ठीक है, लेट्स assume, एक सेकंड, लेट्स assume रेंट इज 100,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सपोज 15,000। प्रिंसिपली स्पीकिंग अब आपने डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा चीजें ढूंढी। ये इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एसेट्स, ये अगर जनरेटर के फ्यूल चार्जेस हैं, लेट्स assume 25,000। यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी वाटर गैस। नहीं, मशीन इंपोर्ट कॉस्ट क्या चीज है? वो तो मशीनरी की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगी। मशीनरी अगर आपने ली है और उस मशीनरी की इंपोर्ट पे अगर कोई इंपोर्ट ड्यूटी पे की है तो वो तो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होके एसेट बनेगा, उसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस में। हम इस वक्त वो अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं जो अमाउंट हमारी इनकर हुई है गुड्स को मैन्युफैक्चर करने। तो अगर मशीनरी को खरीदी है वो तो एसेट है, हाँ उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो फिर एक्सपेंसेस में है। ठीक जी, कैरेज आउटवर्ड्स बेटा यहाँ नहीं आएगा। कैरेज आउटवर्ड्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कल बनाया, कल एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की आपने बनाया, जरा वो निकालें जरा इसमें। कैरेज आउटवर्ड्स होता वैसे क्या है? नहीं, कैरेज आउटवर्ड्स है क्या चीज? हाँ, चीजों को बेचने पे जो कैरेज आता है तो वो बेटा सेलिंग एक्सपेंसेस, वो सेलिंग एक्सपेंसेस में आएगा। जो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे आपने एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस लिखे ना, तो कमीशन है, सेल पे कोई कमीशन है, कैरेज आउटवर्ड्स है, ये फिर सेलिंग एक्सपेंसेस है। हमारी स्टेटमेंट का नाम क्या है? यहाँ हमने सिर्फ ये देखना है कि गुड्स को बनाने में कितना खर्चा हो, फिर गुड्स को बेचने का जो खर्चा है वो फिर अलग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आता है। ठीक है, तो ये बनाने का खर्चा और हमारा फोकस फैक्ट्री के अंदर है। फैक्ट्री के अंदर जो खर्चे हैं बस उसको हमने लिस्ट डाउन करना। फैक्ट्री का पर्पस क्या था? गुड्स को बनाना। तो फैक्ट्री में जितने कॉस्ट है वो गुड्स को बनाने की कॉस्ट है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा जो चीजें वो फैक्ट्री के अंदर जो चीजें वो उठानी है। ठीक है, तो कैरेज आउटवर्ड्स इज अ सेलिंग एक्सपेंस। वो आपने कैरेज पे करना होता है जब आपने चीजें बेचनी है।
कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है? वो परचेजेस से रिलेटेड होता है। तो अगर रॉ मटेरियल के परचेजेस से रिलेटेड हो तो ऑब्वियसली फिर यहाँ आएगा, परचेजेस में प्लस होना था उसमें, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी मशीनरी से रिलेटेड होता तो फिर उससे मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होना, ठीक है। वो मशीनरी इज एन एसेट, तो वो अलग चीज है। अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट परचेज से रिलेटेड होता फिर कैरेज इनवर्ड्स नहीं आना था। वो कैरेज इनवर्ड्स का मतलब होता है चीजों को खरीदने पे जो कैरेज है, और जब बेचने का कैरेज है वो फिर सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है जी। यूटिलिटीज समझ आ जाएगा? यूटिलिटीज मैंने क्या लिखा? यूटिलिटीज समझ आ जाएगा सर? मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस वगैरह के जो बिल्स हैं उसको मैंने सम किया, लेट्स अज्यूम 125,000। लाइसेंसिंग क्या चीज? नहीं बेटा, वो भी इंटेंजिबल एसेट है। लाइसेंस है, अगर आपने कोई लाइसेंस लिया है चीजें बनाने के लिए तो वो एसेट है। उसकी जो अमोर्टाइजेशन, अगर वर्ड सुना हो वो फिर डेप्रिसिएशन की तरह अमोर्टाइजेशन आपका एक्सपेंस है। तो पूरा एसेट एक्सपेंस नहीं है, जितना एसेट यूज हो जाएगा वो एक्सपेंस है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, पूरा एसेट एक्सपेंस नहीं है। एसेट ईयर वाइज डेप्रिसिएशन के नाम से एक्सपेंस आउट हो गया, ठीक है। क्लियर कर लीजिएगा, इस तरह की बातें आपको आ रही है। ये बेटा आपने जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कहा है, तो ये सिक्योरिटी गार्ड शायद इनडायरेक्ट लेबर में शामिल है। तो फैक्ट्री सुपरवाइजर है तो वो अब इनडायरेक्ट लेबर में सब कुछ शामिल है। इनडायरेक्ट लेबर मीन सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉइज अदर देन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। बाकी अगर स्पेसिफिकली दिया होगा तो हम इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स की लिस्ट में बना लेंगे। कुछ एक सेक्टर लिख लेते हैं, डेफिनेटली और चीजें भी हो सकती हैं, जस्ट एक आइडिया अगर यहाँ तक पता। जी जी, वो यूटिलिटी बिल्स आएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स की लिस्ट में बने आएंगे ना। फैक्ट्री ओवरहेड्स की लिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी वो आनी चाहिए। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स भी फैक्ट्री का ही खर्चा है, हम सिर्फ उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए कि एक तो है कि डायरेक्टली रॉ मटेरियल लग गया, फिर कुछ लेबर ने पैसे ले लिए, फिर डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई। कल मैंने बात ये की थी फैक्ट्री में जो भी खर्चा है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हो या बाहर हो, वो गुड्स को बनाने का खर्चा है। तो ये मैं इसलिए सेपरेट नहीं कर रहा कि ये गुड्स को बनाने की कॉस्ट नहीं है। प्राइम कॉस्ट भी गुड्स को बनाने की कॉस्ट है, और प्लस करके फैक्ट्री ओवरहेड्स फिर हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी। तो प्राइम कॉस्ट में क्या क्या ऐड हुआ? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, रॉ मटेरियल और लेबर की कॉस्ट भी ऐड हुई है। उसमें जब फैक्ट्री ओवरहेड सम करेंगे, प्लस करेंगे, फिर जब फाइनल फिगर आएगी, दैट इज अ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बल्कि आप ये देखें, यहाँ तक जो मैंने लिस्ट बनाई है, और अगर डायग्राम सामने रखनी कल वाली, एक नजर देख लें। अब कुछ रह तो नहीं गया फैक्ट्री से रिलेटेड? मैंने अपनी इस लिस्ट में सब कुछ कंप्लीट कर दिया। तो अब इसको प्लस करके प्राइम कॉस्ट में फिर हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, तो उसका भी मैं नाम लिखता हूँ। तो बिल्स वगैरह है वो भी चीजों को बनाने में इस्तेमाल होगा। अगर फॉर एग्जांपल फैक्ट्री को गैस से या कोई जनरेटर का फ्यूल है वो भी इसमें आएगा। तो चीजों को बनाने में से रिलेटेड जितने रेलिवेंट एक्सपेंसेस हैं वो सब इकट्ठे करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पता चलेगा। तो एक मिनट सम करें, मैं अभी लिखता हूँ कुछ। ठीक है, जरा इस लिस्ट का एक सम कर दें। कैलकुलेट किया करें प्लीज, यूज कैलकुलेटर। यस सर। 30,000 प्लस 55,000 प्लस 90 प्लस 1 लाख प्लस 15 प्लस 25 प्लस 125। जी लास्ट लाइन में से कोई टोटल्स बताएगा? लास्ट लाइन कोई तो होगा लास्ट लाइन। करें इसका और 40 शायद बन रहा है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भेजे नहीं आंसर। किस चीज का सम बता रहे हैं मेरे? फैक्ट्री ओवरहेड्स का सम काइंडली वो प्राइम कॉस्ट के सम के नीचे लिखने की कोशिश करें, जरा फॉर्मेट भी साफ सुथरा सा बनाया। 8,75,000 प्लस 440,000 अब आपने कर, तो 440,000 इज कॉल्ड एज सम ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। देन इसे प्राइम कॉस्ट में प्लस करें। प्राइम कॉस्ट वाज 8,75,000, 8,75,000 प्लस 4,40,000। हिम्मत करें सर, हिम्मत करें। 1315 000 1315 000। इसका बनाम सुने प्लीज। बल्कि आप पहले ये बताएं फैक्ट्री की सारी कॉस्ट पूरी होगी, अब उसमें मटेरियल लेबर के साथ साथ जो बाकी खर्चे थे वो भी आ गए, तो इसको बेटा फिर कहेंगे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ना 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 अभी नहीं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और एक सेकंड स्लैश करके ये भी लिखें, इसके 3 नाम लिखें। इसे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं,
टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, और स्लैश करके एक और लिखा है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। इंटरचेंजेबली ये वर्ड्स यूज होते जाते हैं, जरा आइडिया होना चाहिए। एक ही चीज है, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस करके जो अमाउंट आई है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोला जा सकता है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी, और समटाइम्स मैन्युफैक्चरिंग की जगह प्रोडक्शन कॉस्ट भी वर्ड होता है। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में अगर सोचें, क्या ये एक ही चीज नहीं है? क्या मतलब मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन तो इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होते हैं, और क्योंकि ये सारी फैक्ट्री का खर्चा है इसलिए इसे फैक्ट्री कॉस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, एक नजर रिवाइज करें जरा खुद से, जरा शुरू से लेकर एंड तक जो हेडिंग्स वगैरह लिखे हैं एक दफा बोल के जरा देखें। छोटी छोटी चीजें साथ साथ सही क्लियर करनी है, इन सब की आगे बहुत जरूरत पड़नी है। कोई मेरी बात में कोई कंफ्यूजन अगर कोई रह गई है तो कर ली। नहीं बेटा, ये जरूरी नहीं कि एक साल की पूरी वर्किंग आप करें, आप ये वर्किंग मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, 3 मंथ्स के बाद, सेमी एनुअल 6 मंथ्स के बाद, और एनुअल भी कर सकते हैं। आप फिलहाल एनुअल जेन में रखें, बाकी फिर अकॉर्डिंगली डेली भी इवन हो सकती है। अगर आप रोज की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करना चाहें तो प्रोसीजर सेम होगा, आप बस फिर उस दिन के खर्चे ले लेंगे। अगर आप 6 मंथ्स की वर्किंग कर रहे हैं तो आप 6 मंथ्स के एंगल से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट अभी आप एनुअल जेन में रखें, अनलेस हमारे को क्वेश्चन में अदरवाइज डेटा हो। जी, वो रिडक्शन के लॉसेस भी आएंगे, सब बाहर है, सब बाहर है, सब इंशाल्लाह। कुछ दिन बाद आप कहेंगे बस रहने वो, इंशाल्लाह कुछ कहेंगे, इंशाल्लाह कुछ नहीं रहेगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहे। जिस तरह वो जिस जमाने में कभी आपने शुरू में अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो पहले दिनों में आपके जहन में ये सवाल आ कि सर ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, लेकिन जब सिलेबस कंप्लीट होता है तो होपफुली आपको पता चल जाता है कि सब कुछ ही हो सकता है। तो गेम ऑन होना है ना बस, थोड़ा सा 2 दिन, बल्कि फिर आप ये भी कहेंगे ये भी हो सकता है, तो इंशाल्लाह ये भी हो सकता है वो भी, और वो तो जरूर हो सकता है। तो ये उस तरफ ना जाए, अभी इधर तक है। ठीक है, यहाँ तक कहीं करती है। तो सर मैं चीजें अगर सीक्वेंस में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तभी बेटा समझ आएगी, वरना लॉसेस भी फिर कई किस्म के होते हैं। गेम ऑन है। ये एक सेकंड जरा, रॉ मटेरियल कंज्यूम की वर्किंग पे लिखना चाह रहा हूँ मैं, अभी आगे चलता हूँ। अभी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुई, इसमें 1-2 लाइनें भी रहती हैं। जी कोई नोट कर रहा है तो बता दीजिएगा जरा, लिख के जरा। आप लोगों में से तो नहीं को लिखा? चलिए सर, जो नेक्स्ट वर्किंग होनी है उसमें आपकी जरा कंसंट्रेशन चाहिए। इस फॉर्मेट को भी हमने कंप्लीट करना, जो मैंने अगली बातें करनी है वो जरा नहीं है आप लोगों के लिए, थोड़ी जरा समझने की जरूरत है। 1315000 पे जरा आ जाए। क्या है ये? बस ठीक है, समझने के लिए हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। किया बेटा हमने ये है, इस अमाउंट को कैलकुलेट करते हुए हमने किया ये। अब अपना फॉर्मेट अपने सामने रखना है, मैंने जरा इस अमाउंट को समझाना है, आप अपने रजिस्टर पर जरा देखें कि ड्यूरिंग द पीरियड जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा हमने वो कैलकुलेट किया, फिर जो लेबर कॉस्ट आई होगी हमने वो प्लस कर ली, फिर जो फैक्ट्री में अदरवाइज ड्यूरिंग द पीरियड खर्चे हुए होंगे वो हमने प्लस कर दी। तो हमारी ये वर्किंग कहती है कि 13,50,000 इज द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द पीरियड। यहां तक सही है मेरे वर्ड? अब इस कॉस्ट में 3 तरह की गुड्स को बनाने की कॉस्ट हो सकती है। एक प्रोडक्शन प्रोसेस, फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना जरा ध्यान में लाना है। क्या हो सकता है कि हमारे पीरियड के स्टार्ट पे कुछ गुड्स ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस किसे कहते हैं? एक लाइन जरा मेरे से सुन लें। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का मतलब होगा कि ये वो गुड्स हैं जिन्हें स्टार्ट पिछले पीरियड में किया गया था, लेकिन ये पिछले पीरियड में
कंप्लीट नहीं हो सकी होंगी। बाकी का इनका काम हमारे वाले करंट पीरियड में फिर होना होगा। मैं करंट ईयर के एंगल से अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कह रहा हूँ करंट ईयर के एंगल से, तो कुछ काम पिछले पीरियड में हो गया होगा और बाकी रिमेनिंग काम हमारे वाले पीरियड में होना होगा। ओपनिंग अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं एग्जैक्टली किस दिन बोल रहा हूँ? ओपनिंग 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 किस दिन बोल रहा हूँ? बस फॉर एग्जांपल अगर हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2021 और एंड हो रहा है 30 जून 2022, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में किस डेट की बात कर रहा हूँ? 1 जुलाई की बात कर रहा हूँ। अब लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ अ डिस्कशन कि हमारा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 70% कंप्लीट था। क्या 70% खर्चा पिछले पीरियड में ऑलरेडी हो गया होगा? और कितने परसेंट खर्चा और होना होगा? वो 30% बड़ा फिर कब होगा? हमारे पीरियड में। अब आप अपनी फैक्ट्री समझे, क्या सबसे पहले मोस्ट लॉजिकली आप उसी वर्क इन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करेंगे, या इस तरह करेंगे उसको साइड पर रख देंगे, इसको बाद में बना लें, पहले नई चीजें बना लें? मोस्ट लॉजिकली सबसे पहले आप ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे जो रिमेनिंग काम होगा वो करंट ईयर में कर रहे होंगे। यहाँ तक बात ठीक है? अब अगर 70% कंप्लीट था तो आपने करंट ईयर में फर्दर कितना काम किया होगा? 30%। और सबसे पहले उसी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स स्टोर रूम में ट्रांसफर किया होगा। याद आता है फिनिश गुड्स स्टोर रूम कहाँ कन्वर्ट करके कहाँ ट्रांसफर किया होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रिमेनिंग 30% काम करके उसे फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किया होगा। ठीक हो गया यहाँ तक? फिर देन क्या ये हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ और गुड्स पे काम करना शुरू किया हो? और क्या हो सकता है कि कुछ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर ही स्टार्ट होके कंप्लीट भी हो गई हो, स्टार्ट भी हुई हो और कंप्लीट भी हो गई हो? और एक फिर थर्ड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ईयर एंड पे, अब 30 जून पे आ जाए, 30 जून 2022 पे कुछ गुड्स और ऐसी भी हो सकती हैं अब एंड ऑफ द करंट ईयर में जिनको हमने स्टार्ट तो कर लिया हो ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन अभी उन्हें कंप्लीट ना किया हो सकता है सर, उसे फिर क्या बोलेंगे? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो तीन तरह की चीजें हमारी ड्यूरिंग द ईयर मैन्युफैक्चर हुई होंगी। नंबर 1, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स पे रिमेनिंग काम किया होगा। रिमेनिंग काम किया होगा का मतलब अगर 70% कंप्लीट था तो 30% किया होगा, अगर 60% कंप्लीट था तो रिमेनिंग काम हमने करंट ईयर में किया होगा। फिर जो गुड्स स्टार्ट की होंगी और कंप्लीट हो गई होंगी उनका 100% काम हमने इसी अकाउंटिंग पीरियड में किया होगा, और जो गुड्स हमने बनाना शुरू कर दी होंगी लेकिन कंप्लीट नहीं हुई होंगी, तो सपोज वो 30% कंप्लीट हुई हैं तो उनका 30% काम किया होगा या 70% किया होगा? 30% कर दिया होगा और बाकी 70% नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। यहाँ तक ठीक है? तो अब 131500 को बोर्ड में गौर से देखें। ये करंट ईयर का टोटल हमारा एक्सपेंस है मैन्युफैक्चरिंग का 131500। अब इसे मेरी इस डिस्कशन के बाद जो मैंने आपके सामने रखी है, क्या इसमें नंबर 1 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स का रिमेनिंग एक्सपेंस आ रहा होगा? रिमेनिंग आ रहा होगा या टोटल आ रहा होगा? टोटल क्यों नहीं आ रहा होगा? ये हमने करंट ईयर के एंगल से अपनी वर्किंग की, एक करंट पीरियड के एंगल से की है। इस पीरियड में कितना मटेरियल, इस पीरियड में कितनी लेबर, इस पीरियड में कितने ओवरहेड्स इंक्लूड हैं, उसको हमने सम कर दिया। तो क्या इस पीरियड में हमने ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस का सारा काम किया होगा या रिमेनिंग काम किया होगा? अगर 70% जेल में रख रहे हैं तो 70% हो गया था, बाकी कितना किया होगा? 30% किया होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ नंबर 1 इस 131500 में रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ रही होगी? अभी मैंने 3-4 चीजें बोलनी, टेंशन नहीं लीजिएगा, उसको फिर मैं लिखता हूँ भी आपके सामने। रिपीट करें सेंटेंस क्या बोला मैं? रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इसमें नंबर 1 फिगर में अमाउंट आ रही है। नंबर 2, क्या इसमें 100% कॉस्ट आ रही होगी उन गुड्स की जिन गुड्स को हमने स्टार्ट भी कर दिया होगा और इसी पीरियड में कंप्लीट भी किया होगा? अगर स्टार्टेड और कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड है तो उसकी 100% कॉस्ट ऑलरेडी इसी अमाउंट ऑफ 131500 में आ रही होगी। क्लियर है? थर्ड, जो हमने काम इस पीरियड में स्टार्ट किया होगा कुछ गुड्स पे लेकिन अगर वो कंप्लीट नहीं हुई तो उनकी उतने परसेंट कॉस्ट जितने परसेंट इस पीरियड में इंकर हुई है वो उसमें आ रही होगी।
तो अगर फॉर एग्जांपल क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 30% कंप्लीट है, इसमें बेटा 30% आ रहा होगा या 70% आ रहा होगा? 30% आ रहा होगा, 70% तो कब इंकर होगा? नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में इंकर होगा। तो सबसे पहले आपने ये करना है, मेरी बात समझ आ गई? ये जहां आप पहुंचे हैं इसके नीचे आपने गिन के जरा 5 लाइनें छोड़नी, गिन के जरा। और ये जो 1315000 है, इसको अगर आप भी एक सर्कल से लगा के कैरो सा बना लें नीचे, 5 लाइनें छोड़ के सबसे पहले ये डिसाइड आप कर लें जो हमने बोला है, लिख के जरा कि सही हम लॉजिकली सोच रहे हैं। तो दिस अमाउंट इंक्लूड्स, दिस अमाउंट should include ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ा साहब है ये ऐसा सब कुछ हो सकता है बेटा, जो इस वक्त बात हो रही है इस पर फोकस पहले कर लें। 1315000 should include number 1। जी सर, हेल्प करें तरतीब से। सबसे पहले इसमें क्या होगा? रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए जरा एक एब्रिविएशन बना रहा हूं, WIP। रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। एनी कंफ्यूजन सर? फाइनली अगर 70% काम हो गया था तो कितने परसेंट कॉस्ट आ रही होगी? अगर 40% काम हुआ होगा तो 60, अगर 90 हो गया था, अगर 95 हो गया था, 5% रिमेनिंग कॉस्ट आ रही। नंबर 2, 100% कॉस्ट ऑफ those goods which were started and completed during the period। हंड्रेड परसेंट कॉस्ट ऑफ those goods which were started and completed during the period। समझ आता है? started and completed, इसी पीरियड में काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसी पीरियड में अगर कंप्लीट हो गया तो सारा खर्चा इसी पीरियड में इंकर हुआ होगा। एनी कंफ्यूजन? फाइनली नंबर 3, नहीं यहां तक लिखिए। नंबर 3 ये लिखना, कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, इस तरह से लिखना, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट incurred related to closing work in process। The percentage of cost incurred related to closing work in process। अब percentage of cost से मतलब एक्सप्लेन कर लेते हैं, वैसे को समझ आता है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट? जितने परसेंट कॉस्ट इंकर हुई है या जितने परसेंट होनी रिमेनिंग रह गई थी? तो अच्छा, फर्क डिफरेंस 91 और 3 में नोट सही करना है। रिमेनिंग कॉस्ट जो बाकी बची थी, अब ये कौन सी है? जो इस पीरियड में इंकर हुई है। तो समझ आ जाएगा, फर्दर एक्सप्लेन करना। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, फॉर एग्जांपल अगर 70% कॉस्ट इंकर हुई है तो वही 70 आ रहा होगा या 30 आ रहा होगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे नहीं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे जितना काम इस पीरियड में हुआ होगा उतना ही आ रहा होगा या रिमेनिंग आ रहा होगा? रिमेनिंग कब आएगा? रिमेनिंग कब आएगा? तो फॉर एग्जांपल अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे 60% काम हुआ है तो 60% कॉस्ट आ रही होगी। 65 हुआ है, 65 नहीं 35 तो बाद में आना। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का मीनिंग क्या है? हमारे पीरियड के एंड पे जो गुड्स बन रही हैं, तो क्या इन गुड्स को हमने इसी पीरियड में बनाना शुरू किया होगा? अच्छा बेटा, एक एक्सेप्शन हो सकती है, कहीं वो एक्सेप्शन बाद में ज़हन में ना आ जाए। एक एक्सेप्शन जरूर हो सकती है कि समटाइम को चीजें ऐसी हैं जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत लंबा है, कि फॉर एग्जांपल सालों लग जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि जो इस पीरियड के स्टार्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है वही कंप्लीट ना हुआ हो और नई चीज तो क्या स्टार्ट होनी थी और फिर क्लोजिंग भी वही हो। एक्सेप्शन हो सकती है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स बना रहे हैं,
और बिल्डिंग में ने 4 साल में बनना, तो वही ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगा, फिर वही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा। ये एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन हम आम हालात में नॉर्मल अपने, बल्कि बिजनेस को हम जेन में रख लेते हैं ना। कल हमने किस बिजनेस की एग्जांपल ली थी, तो शर्ट्स बनाने में सालों अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगते। तो ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा, ये कहाँ से बचा होगा? इस साल जो शुरू की गई होंगी चीजें उनसे, या पिछला ही बचा होगा? तो एक्सेप्शन हो सकती है, समझ आ रही बिल्डिंग वाली बात। लेकिन काइंडली इसको इस वक्त मिक्स नहीं करना। नॉर्मल सिचुएशन में फॉर एग्जांपल चेयर्स बन रही हैं, एसीज बन रहे हैं, ठीक है, इवन गाड़ियां बन रही हैं, तो नॉर्मल सिचुएशन में चीजें बनती जाती हैं, कंप्लीट होती जाती हैं, फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होकर सेल हो जाती हैं। तो हम नॉर्मल सिचुएशन में बात कर रहे हैं। सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 100% कंप्लीट हुआ होगा। नंबर 2, फिर हमने कुछ और गुड्स को बनाना शुरू किया होगा और इंशाल्लाह उनमें से भी कुछ कंप्लीट हुई होंगी। और नंबर 3, कुछ गुड्स को हमने बनाना शुरू तो कर दिया होगा, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुई होंगी, उनको मैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कर रहा हूँ। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स पे काम कब शुरू हुआ होगा? करंट ईयर में। करंट ईयर, ये हमारी बेसिक असम्पशन है नॉर्मल सिचुएशन में। तो करंट ईयर में काम शुरू तो कर लिया होगा हमने, लेकिन कंप्लीट ना होने की वजह से वो गुड्स क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में है। देयरफॉर अगर हमने करंट ईयर में 70% काम किया है, तो 70% इज द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। 35% अगर काम किया है, तो 35% कॉस्टिंग करी होगी। 65% अगर किया है, बाकी कब होना है? वो नेक्स्ट पीरियड की बेंच है। जो बाकी काम होना है वो हमारे 1315 में अभी शामिल नहीं होगा। वो कब शामिल होगा? वो नेक्स्ट पीरियड में शामिल। तो हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसमें 3 तरह की कॉस्ट इंक्लूड होंगी। मेरी रिक्वेस्ट पे कर इंडिविजुअली जरा तीनों पढ़ लें, कोई भी कंफ्यूजन अगर है तो पहले उसको रिजॉल्व कर, आराम आराम से कंसंट्रेशन से। कोई वर्ड अगर कंफ्यूज कर रहा है तो उसको फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं। कोई और चीज आपके जहन में अगर आ रही है तो वो भी डिस्कस करना, लेकिन काइंडली इसी के अंदर अंदर प्लीज। जी जी। फिर वही बेटा क्लोजिंग भी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके ऊपर 10% कॉस्ट इंकर हो गई थी, 30% और इंकर होगी, तो अभी भी वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ही है। लेकिन अब आप कहेंगे कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 40% कंप्लीट है, फिर वही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नेक्स्ट ईयर ओपनिंग हो जाएगा, फिर वो कंप्लीट होगा तो शायद कोई नया काम, तो वो ठीक है, एक्सेप्शन है उस पर, फिर इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी तो आ जाएंगे। लेकिन नॉर्मल आम सिचुएशन में क्या होता है? नॉर्मल वर्किंग, नॉर्मल प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, चीजें बनती जा रही हैं, कुछ फिनिश गुड्स में चली गई, कुछ इन प्रोसेस है। तो सबसे पहले उसमें भी लॉजिकली आप जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की जो क्वांटिटी होगी उसको पहले कंप्लीट कर रहे होंगे, उसको पहले आपने कंप्लीट करके फिनिश गुड्स शोरूम में भेज दिया, फिर आप और रॉ मटेरियल मंगवा लेंगे, उस रॉ मटेरियल पे प्रोसेसिंग करेंगे, उसमें से कुछ गुड्स ड्यूरिंग द पीरियड आपकी कंप्लीट होकर फिनिश गुड्स में चली जाएंगी। लेकिन एंड ऑफ द पीरियड जब आप काउंट कर रहे होंगे, तो वंस अगेन मशीनों पे कुछ शर्ट्स ऐसी पड़ी हो सकती हैं जिन पे अभी कुछ काम रह गया है, तो उसको फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो काइंडली उस एक्सेप्शन को जो मैंने बात की है उसको इस वक्त जहन में ना लाएं, वो इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त नॉर्मल सिचुएशन पहले कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, कोई और कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? परसेंटेज ऑफ कॉस्ट का मतलब है जितने परसेंट कॉस्ट इंकर हुई होगी। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इंकर्ड, अगर 40% कॉस्ट इंकर हुई थी तो 40% इस 13,15,000 में आ रहा होगा। अगर 70% कॉस्ट इंकर हुई थी तो वही 70% कॉस्ट इस 13,15,000 में आएगी। जो रिमेनिंग कॉस्ट है वो इसमें शामिल नहीं होगी, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में इंकर होगी। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इंकर्ड मींस जो भी परसेंटेज हमें बताई होगी, 10% है, 20% है, 30% है, वही इसमें शामिल होगी। लेकिन जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, अगर मैं कहूं कि वो 70% कंप्लीट है, तो वो 70% इसमें नहीं होगा, उसका जो रिमेनिंग 30% है वो इसमें होगा। उसका 70% कब इंकर हुआ होगा? उसका 70% कब इंकर हुआ होगा? पिछले पीरियड में। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अगर 30% कंप्लीट है तो 30% कब इंकर हुआ होगा? पिछले पीरियड में। रिमेनिंग कब पूरा हुआ होगा? वो हमारे पीरियड में। तो ओपनिंग की रिमेनिंग कॉस्ट आ रही होगी और क्लोजिंग की जो इंकर्ड कॉस्ट है इस पीरियड में वो आ रही है। नहीं क्लियर हो रही बात? अब क्लियर होगी आपको? कोई और कंफ्यूजन? एक लास्ट वर्किंग फिर आप लोगों ने करवानी, मैं इसलिए इस पर रुका हूँ, सोचने से इतना।
चले सर भाई, जो लाइनें हमने छोड़ी थी उनको पूरा करें, लेकिन उनको पूरा करते हुए फुल कंसंट्रेशन भी और लॉजिकली काइंडली चलना आपने। 13,15,000 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, लेकिन आप जो स्टेटमेंट बना रहे हैं उसकी जरा हेडिंग ढूंढना जरा। हमारी स्टेटमेंट की हेडिंग है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। अभी हम पहुंचे हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मींस ये है कि जो गुड्स बन गई हैं, मींस फिनिश गुड्स जो बन गई हैं उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। जस्ट एक मिनट। जी सर जी, मैं वर्ड्स का मीनिंग समझाना चाह रहा था। अभी हमने फाइंड आउट ये किया है कि व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। चलिएगा सर, ये चलेगा। चल चल नहीं चल रहा। ध्यान सबका उधर हो गया था, आवाज सॉरी पता नहीं चल रही है नहीं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 13,15,000 कंसिडरेशन प्लीज, और हमने फाइंड आउट करनी है उन गुड्स की कॉस्ट जिन्हें मैन्युफैक्चर कर लिया है। कोई फर्क है या नहीं है, मेरे से ही सुनना। ठीक है सर जी, हम मैन्युफैक्चर किसे करेंगे? गुड्स मैन्युफैक्चर का मतलब है फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर। इस 13,15,000 में गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के साथ साथ वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट भी शामिल है। करना हमने ये है, अभी आप लिखिएगा नहीं प्लीज, मैंने स्पेस छोड़ा हुई है, आराम से लिखिएगा बाद में। इस अमाउंट को कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक लेके जाना। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मीनिंग है कि जो हमने ड्यूरिंग द ईयर फिनिश गुड्स बनाए हैं उनकी कॉस्ट। 13,15,000 में क्या सिर्फ फिनिश गुड्स की कॉस्ट है? वो नीचे वाले 3 पॉइंट्स देखें। क्या 13,15,000 इनकर होके सिर्फ फिनिश गुड्स बनी है, या फिनिश गुड्स के साथ साथ कुछ इन प्रोसेस गुड्स भी बनी है? इस अमाउंट में और जो मैं नीचे लिखना चाह रहा हूं उसमें डिफरेंस ये है कि हमने फाइनली ये कैलकुलेट करना है कि जो ड्यूरिंग द पीरियड फिनिश गुड्स बन गई हैं उनको बनाने में कितनी कॉस्टिंग हुई। क्या हमारी ड्यूरिंग द पीरियड 13,15,000 कॉस्ट इंकर हुई है? सर इंकर हुई है सर, लेकिन अब मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूं कि इस पीरियड में जो फिनिश गुड्स कंप्लीट हुई हैं उनको बनाने की कॉस्ट कितनी है। मतलब मेरी इस बात का क्या है? पॉइंट नंबर 1 देखिए नीचे वाला। क्या जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, पॉइंट 1 नीचे वाला, क्या जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है वो ड्यूरिंग द पीरियड कंप्लीट हुआ होगा? क्या जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है वो ड्यूरिंग द पीरियड अब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया होगा? एक्सेप्शंस प्लीज अब ध्यान में ना लाइएगा, अगर वो हुआ होगा तो इंशाल्लाह अलग बहस करनी पड़ेगी। एक्सेप्शंस इग्नोर करके आम हालात में क्या सबसे पहले आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ही फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ होगा? अब 13,15,000 देखें गौर से। क्या 13,15,000 में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की रिमेनिंग कॉस्ट आ रही होगी? रिमेनिंग मीन सॉर्ट ऑफ फॉर एग्जांपल 30% कॉस्ट आ रही होगी, लेकिन क्या वही 30% कॉस्ट उन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स की 100% कॉस्ट है? रिमेनिंग कॉस्ट 100% कॉस्ट तो नहीं है। क्या वो गुड्स कंप्लीटेड है? क्या वो गुड्स इस पीरियड में कंप्लीटेड है, लेकिन पीरियड के स्टार्ट में कंप्लीट नहीं थी? रिमेनिंग कॉस्ट तो 13,15,000 में आ रही होगी, लेकिन क्या उनकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मुझे बोर्ड पे देखें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की
वो कॉस्ट जब पिछले पीरियड तक इंकर हुई थी इसमें प्लस करनी पड़ेगी। बिकॉज मैं सिर्फ अज्यूम करूंगा, बात अभी इस तरह नहीं बनेगी, आपने बहुत ध्यान से सुनना है। मैंने फिगर आपके सामने रख ली है। 13,15,000 और से देखें, 13,15,000 और से देखें, एक अकाउंटेंट की नजर से देखें, कहाँ यहाँ तो नजर नहीं आ रहा, ये आ रहा। इसमें क्या रिमेनिंग 30% कॉस्ट शामिल है? लेकिन क्या गुड्स अब इस पीरियड में कंप्लीट हैं? तो अगर गुड्स कंप्लीट हैं तो क्या गुड्स कंप्लीट होने पे 100% कॉस्ट इंकर हो गई है? लेकिन ये इंकर हुई कैसे है? 70% इंकर हो गई थी, 30% हमारे पीरियड में इंकर हुई है। 13,15,000 में 30% तो आ रहा होगा, आ रहा होगा सर। क्या हमें पिछले पीरियड वाला 70% जो काम की कॉस्ट है उससे फिर प्लस करके इसकी टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी? तो मैं इस 30,000 को इसमें क्यों लिख रहा हूँ? 13,15,000 में कितने परसेंट आ रहा है? 30%। और जो रिमेनिंग 70% गुड्स की कॉस्ट थी वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सपोज 30,000 रुपीज कॉस्ट इंकर हुई थी जब 30% का सॉरी 70% काम हुआ था। तो कितने परसेंट कॉस्ट किस में आ रही होगी? 30% कॉस्ट 13,15,000 में आ रही होगी। और जो पिछले पीरियड में इंकर हुई होगी वो मैं इसमें अगर प्लस कर दूं तो क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की गुड्स की 100% कॉस्ट पूरी हो जाएगी? तो ये ऑलरेडी 70% इसमें आ नहीं रहा होगा। कितने परसेंट आ रहा होगा? कितने परसेंट हमें प्लस करना पड़ेगा? और क्यों प्लस करना पड़ेगा? हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, लास्ट हेडिंग देखनी है आपने मेरी। हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस पीरियड में जो गुड्स कंप्लीट हो गई हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। ये गुड्स वो हैं जिनका कुछ काम पिछले पीरियड में हुआ था और कुछ हमारे पीरियड में इंकर हुआ है। जो हमारे पीरियड में इंकर हुआ था वो तो लिस्ट में आ गया था, लेकिन जो पिछले पीरियड में इंकर हुआ होगा उसको फिर हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा ताकि वो कॉस्ट 100% कंप्लीट हो जाए। समझ आई मेरी बात? आसान लफ्जों में पहले मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, फिर करनी आपने उसे रिपीट करना। इस ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस को प्लस करने का मतलब ये है कि रिमेनिंग कॉस्ट इस पीरियड में इंकर हुई है उसमें वो अमाउंट भी ऐड हो जाए जो पिछले पीरियड में इंकर हुई थी, ताकि टोटल कॉस्ट हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में शामिल हो जाए। लंबा सा सेंटेंस है, ऐसा ऐसा आप भी अपना अपना बोलने की कोशिश करें। क्यों इसे ऐड किया मुझे समझाया। बोले मेरे सबकी आवाज आ रही है? आई होप आपने ट्राई जरूर की है, इसी चीज की ट्राई हुई है। आप मुझे ये बताएं कि क्या मैं इसे कह सकता हूं कि हमें शामिल नहीं करना चाहिए? शामिल ना करने से क्या होगा? लेकिन अगर तो आपने ये फाइंड आउट करना हो ना कि इस पीरियड में टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, तो वो 13,15,000 पे बात खत्म होगी। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इस पीरियड में जो गुड्स बनी है और कौन सी गुड्स बनी है, फिनिश गुड्स बनी है, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पीरियड में जो फिनिश गुड्स बनी है उनको बनाने की कॉस्ट कितनी है, तो देयरफॉर अब हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की वो कॉस्ट जो पिछले पीरियड में इंकर हुई है उसको हमें इस रिमेनिंग कॉस्ट में प्लस करके टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक आ जाएंगे तो नेक्स्ट हम क्या ढूंढा करेंगे, वर्ड्स बोले, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट। और कितने परसेंट ढूंढा करेंगे, कौन सी परसेंटेज ढूंढा करेंगे जो पिछले पीरियड में इंकर हुई है, और उसके सामने फिर वो कौन सी अमाउंट ऐड करेंगे जो पिछले पीरियड में इंकर हुई थी, ताकि वो हमारी इस पीरियड में इंकर होने वाली कॉस्ट में प्लस होके टोटल अमाउंट बन जाए। सब क्लियर है यहाँ तक? देखिए एक लाइन, अब मैंने वो परसेंटेज बीच में से हटा इसलिए दी है क्योंकि वो परसेंटेज 70 भी हो सकती है, वो 60 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, लेकिन ये परसेंटेज किस पीरियड वाली होगी बस एक दफा ये बता दे पाएंगे, पिछले पीरियड वाली है। तो अगर आप फिलहाल लिखना चाहें तो भरल, अगर फिलहाल समझने के लिए लिखना चाहते देखिए। लेकिन भाई ये डेफिनेटली अंडरस्टूड बात है कि हमेशा 70% नहीं होगा, तो इस खतरे से बचने के लिए मैं नहीं लिखना चाह रहा था, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह हम इतने भी बचे नहीं। अगर कोई आपसे पूछे, और फिलहाल मैं ही पूछ रहा हूँ, कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ऐड क्यों करते हैं, तो आप क्या बताएंगे? लिख लें आराम से, लिख लें आराम से, सोच के अपना सेंटेंस बनाए, एक ऐसा सेंटेंस जो आपको समझा सके, और अगर बात समझ नहीं आए तो फिर मैं फर्दर रिपीट कर देता हूँ। बताएं बताएं, अपने आप को बताएं, आपकी आवाज कम से कम आपको खुद आनी चाहिए। रिमेनिंग कॉस्ट
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आ रही होगी, जब पिछले पीरियड में इंकर हुई थी वो प्लस करके टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गई। डन हो गया प्लीज? डन हो गया सर। नीचे वाला पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, बस बाकी जो रह गया आपने फाइनली सही लॉजिकली करवाना। जो नीचे वाला पॉइंट नंबर 2 है, क्या उससे रिलेटेड कोई फर्दर एडजस्टमेंट की जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है सर? वो स्टार्ट हुई, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई, ऑलरेडी सारा खर्चा आ गया है, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अब आ जाए पॉइंट नंबर 3 पे, और एक सेकंड पढ़ लें, आराम से अपना सोच लें, मैं एक जरा अमाउंट लिख लूं सामने ताकि फिर उस अमाउंट की बेस पे आप सही डिसीजन ले सकें। अपने आप को जरा सुना लें, ये थर्ड पॉइंट नंबर है क्या, उसका क्या मतलब बनेगा? लेट्स अज्यूम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की परसेंटेज कंप्लीट हुई है 60%, और वो 60% जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट है वो 25,000 रुपया है। ये परसेंटेजेस और अमाउंट की समझ आ रही है? परसेंटेज ये है कि कितने परसेंट कंप्लीट है, कितने परसेंट कंप्लीट। फॉर एग्जांपल अगर कोई चेयर बन रही है, फॉर एग्जांपल जिस चेयर पे आप बैठे हैं, तो इसको अगर मैं 60% कंप्लीट है तो इसका क्या मीनिंग होगा? तो 40% अभी इस पे चीजें लगनी है, और बाद में जो अमाउंट लिख देता हूँ तो फिर जो 60% काम हुआ है उसकी कॉस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है? तो 60% के सामने अगर मैंने 25,000 रुपया लिखा तो इसका मतलब जो 60% काम हुआ है उस काम पे कितना खर्चा हुआ है? 25,000 रुपया। अंडरस्टैंडेबल? अब पॉइंट नंबर 3 देखें, क्या 13,15,000 में ये 25,000 रुपया आ रहा होगा? वो 30% आ रहा होगा यार, 60% आ रहा होगा। 60% पहले ये क्लियर कर, क्या ये 60% मीन्स 25,000 रुपया ये हमारे 13,15,000 में आ रहा होगा? तो आने दे, हमें क्या मसला। प्लीज आ रहा होगा। हमें बेटा सिर्फ एतराज ये है, हम ये चाहते हैं कि हमें ये पता चले जो इस पीरियड में गुड्स बनी हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। ये गुड्स बन रही हैं, अभी ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुई, तो इसलिए हम 13,15,000 में से इस 25,000 को माइनस कर देंगे ताकि हमारे पास उन गुड्स की कॉस्ट आ जाए जो इस पीरियड में कंप्लीट हुई है। लेकिन लेट्स कंप्लीट द सिचुएशन, लेट्स कंप्लीट द स्टोरी। क्या यही 25,000 नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जरा ध्यान में लाएं, यही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्या नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाएगा? लेट्स विजुअलाइज, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल रहे होंगे, फॉर एग्जांपल 18 लाख रुपीस कैलकुलेट होती है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या ये 25,000 जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाएगा? और एज एन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पीरियड 25,000 रुपीस ऐड क्यों हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे? रिमेनिंग 40% कॉस्ट, रिमेनिंग 40% कॉस्ट 18 लाख में आ रही होगी, और 60% कॉस्ट जो पिछले पीरियड में इंकर हुई थी वो प्लस होकर फिर इसकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। वापस आप पिछले पीरियड में आ रहे हैं, क्या इस पीरियड में 13,15,000 में 25,000 रुपीज शामिल हैं? तो इसको बेटा क्यों माइनस कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि इस कॉस्ट के इंकर होने से गुड्स अभी 100% कंप्लीट नहीं हुई, हम इसे माइनस इसलिए कर रहे हैं ताकि उन गुड्स की कॉस्ट आ जाए जो इस पीरियड में 100% मींस फिनिश गुड्स में कन्वर्ट। सबको बात समझ आ रही है? तो वाई ओपनिंग प्लस एंड माई क्लोजिंग माइनस? बताएं बताएं, अपने आप को बताएं दोबारा दोबारा, ताकि ओपनिंग की 100% कॉस्ट हो जाए और ताकि क्लोजिंग निकल जाए और रिमेनिंग अमाउंट में उन गुड्स की कॉस्ट आ जाए जो 100% कंप्लीट है। सब क्लियर है प्लीज? प्लस माइनस तो कोई इशू नहीं है, दो फिगर्स है, एक दो प्लस हो गया तो माइनस, रट्टा भी लग जाएगा, लेकिन रट्टा लगाने के बजाय लॉजिकली क्लियर करें ताकि जब आगे कॉम्प्लेक्सिटीज आए तो आप सही उस वक्त अपनी वर्किंग कर सकें। एनी कंफ्यूजन बारह फिगर्स देखें, लास्ट आंसर बता दें प्लीज, प्लीज आपस में नहीं, जस्ट अ मिनट क्वेश्चन सुना। जी बेटा ऐसे ही होना चाहिए। हम फाइंड आउट ये करना चाहते हैं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर हुई उनकी कॉस्ट। तो अगर इस पीरियड में आपने कुछ वर्क इन प्रोसेस पे कॉस्ट इंकर की है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो इंकर होने से अभी गुड्स कंप्लीट नहीं हुई,
तो उनको इस वर्किंग में से माइनस कर दें और इसको फिर उस वक्त प्लस कीजिएगा जब इनकी टोटल कॉस्ट इंकर होकर ये गुड्स मैन्युफैक्चर पूरी हो गई। तो आप अगर ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो उस वर्किंग में फिर क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की अमाउंट को माइनस कर देना चाहिए। लेकिन हमेशा माइनस नहीं इसने रहना, इसने कब ऐड भी होना है, जब ये गुड्स कंप्लीट हो जाएंगे, जिस अकाउंटिंग पीरियड में ये कंप्लीट होंगी उसमें इसे ऐड करके टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। So the objective of this statement is to calculate the cost of those goods which have been manufactured. And what are those goods? Finished goods are totally manufactured. ये भी बन रही है, ठीक है। तो क्या हर अकाउंटिंग पीरियड में ऐसे ही होगा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ऐड हो रहा होगा और क्लोजिंग लेस हो रहा होगा? तो यहाँ से फॉर्मूला सिंपली से बन तो जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस और माइनस क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। लेकिन मैंने जरा चाहा कि बाद रात पूरी लॉजिकली आपको समझ आ जाए, तो होपफुली इसमें इशू नहीं है। यह है, तो मैंने खुद ही अज्यूम कर लिया। चलिए आंसर बता दें तो फाइनली ये 13,20,000। व्हाट इज 13,20,000 फाइनली? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल ये कहूँ कि 13,20,000 इंकर हो, आप इंकर करके आपने सपोज 10,000 यूनिट्स बनाए, 10,000 यूनिट्स बनाए हैं, तो क्या फिर हम पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल सकते हैं? अब बनाए हैं का मतलब क्या होगा? जो पूरे बन गए, पूरे बन गए। अब उनमें से इनमें कौन से यूनिट्स नहीं होंगे जो बन रहे हैं? तो अगर आप ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि आपने जो यूनिट्स बना लिए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, तो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और टोटल कॉस्ट को फिर अगर आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी आ जाएगी। कर लें थोड़ी सी वर्किंग। 13,20,000 डिवाइडेड बाय 10,000, बताएं क्या आंसर आता है? ये क्या है? 13 समथिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। मेरा ख्याल एक नजर रिवाइज करना, अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो पहले पहले डिस्कस कर लेते हैं। जी हमजा ठीक है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा फाइनल है अपना अपना प्लीज। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो मेरा ख्याल है साथ वाला अभी राइट पर्सन नहीं जिससे आप डिस्कस करें, वो बेचारा अभी अनडिसाइडेड सही है कि क्या हो रहा है। तो पहले अपना सोच लें, फिर मेरे से ही क्वेश्चन करें। अगर कंफ्यूजन है तो पहले अपनी आइडेंटिफाई करना, और फिर मैं ही पहले प्लीज एक दफा दोबारा ट्राई करता हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं क्लियर हो जाए। जी सर, आप स्टार्ट कर लें अगर कोई कंफ्यूजन है। आगे या वैसे ही बस? जर्नल स्टूडेंट्स क्लियर हो गए? मैंने इस बेटा इसलिए किया ताकि उन गुड्स की कॉस्ट आ जाए जो गुड्स 100% कंप्लीट हुए हैं। 60% इंकर कॉस्ट हो तो गई है, लेकिन जब तक 40% और कॉस्ट इंकर नहीं होगी उस वक्त तक ये गुड्स 100% कंप्लीटेड मींस फिनिश गुड्स नहीं कहलाएंगे। ये जो परसेंटेज है ये बेटा हम कैसे मालूम करेंगे? इंशाल्लाह फिलहाल तो हमें गिवन होगी अभी 2-3 दिन, फिर इंशाल्लाह हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये सब कुछ हमने खुद ही करना है। कैसे कम करेंगे? 2-3 हफ्ते इंशाल्लाह करते रहेंगे। चलिए सर, मेरे क्वेश्चन करते हैं जहां तक जो बात होगी। फॉर्मेट जरा मेरी तरफ देख के पूरा बोल देंगे जरा, मेन हेडिंग्स का सर। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वर्किंग होनी है, फिर डायरेक्ट लेबर ढूंढनी है, फिर प्राइम कॉस्ट आपने निकालनी है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स ढूंढ के आपने लिस्ट बना लेनी है, फिर टोटल करके प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या आएगा, फिर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ढूंढ के ऐड करेंगे और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस ढूंढ के माइनस कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाए। एक छोटी चीज बल्कि और जरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेहतर ये कि जरा नेक्स्ट पेज अगर हो जाए, लेकिन अगर आधे से ज्यादा फिर ठीक है, लेकिन अगर पेज तकरीबन खत्म हो गया तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का जरा लिंक करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के साथ। एक नेक्स्ट हेडिंग बनाया था, स्टेटमेंट ऑफ
जी मतलब ठीक है 30% की जो कॉस्ट थी वो 30,15,000 में ऑलरेडी इंक्लूडेड थी, पॉइंट नंबर 1। ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। रिमेनिंग पहले है जो इंकर हुई थी पिछले पीरियड में, वो फिर हमने ऐड कर दी ताकि टोटल कॉस्ट आ जाए। ठीक है, अगर क्लियर हो गया तो प्लीज बता दीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन ब्रैकेट में जरा लिखना इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? चाहे कोई भी बिजनेस हो, प्रॉफिट लॉस तक पहुंचना है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? सेल्स। लेकिन लेट मी कंप्लीट थोड़ा सा, जो नई चीज है वो सुन लो। किस चीज की सेल? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो किस चीज की सेल? ऑफ फिनिश गुड्स। ऑफ फिनिश गुड्स लिखे पहले लाइन। ऑफ रॉ मटेरियल, ऑफ वर्क इन प्रोसेस, ऑफ व्हाट? फिनिश गुड्स बेच रहे होंगे। एफ जी प्लीज फिनिश गुड्स के लिए लिखा मैंने, चलो पूरा लिखा। डेफिनेटली स्टेटमेंट बनाते हुए हमें ब्रैकेट में नहीं लिखना, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वक्त। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप क्या बेच रहे होंगे? फिनिश गुड्स बेच रहे हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स को एक हेडिंग के तौर पे बनाना, फिर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपने जो थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट फाइनल की है उसका नाम क्या है? इन वर्ड्स को एक और से समझें, जरा और से सोचें। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कोई फर्क है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, अच्छा बल्कि पहले तो ये लिखना जरा इसके साथ ब्रैकेट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर बड़ी कभी इस्तेमाल हो ना तो वो एक ही बात है, कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये इंटरचेंजेबली लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है, गुड्स सोल्ड। और डेफिनेटली अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात हो रही है तो कौन सी गुड्स सोल्ड? फिनिश गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटरचेंजेबली वर्ड्स हैं। अब इसको जरा दोबारा देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के साथ तो फर्क है उन वर्ड्स और इन वर्ड्स में। वो किन गुड्स की कॉस्ट है? जो बनाई है। ये किन गुड्स की कॉस्ट है? जो बेची है। तो एक ही बात है, जो बनाई है वही बेची है। अब फिनिश गुड्स का स्टोर रूम में लाए, फिनिश गुड्स का स्टोर रूम क्या हो सकता है कुछ बना ली हो लेकिन बिकी ना हो, कुछ पिछले पीरियड में बना ली हो, तो ये उसी तरह की बड़ा वर्किंग होनी है जिससे आप कॉस्ट ऑफ सेल्स की नॉर्मली वर्किंग करते हैं। लेकिन यहाँ किन गुड्स की कॉस्ट लेनी चाहिए हमें? फिनिश गुड्स की, रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोसेस की? पहले ये डिसाइड करें। फिनिश गुड्स की बहस होगी, क्या फिनिश गुड्स बेच के हमने प्रॉफिट कमाना है? तो सबसे पहले हमने ले ली सेल ऑफ फिनिश गुड्स। अब उसमें से क्या लेस करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ फिनिश गुड्स। तो उसको कैलकुलेट करने का वही पुराना तरीका स्टार्ट करें, क्या होगा? नहीं नहीं बेटा, वो सबसे ओपनिंग स्टॉक किसका? ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ में फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट चाहिए होगी। अब ये कैलकुलेशन सॉर्ट ऑफ है उसी तरह, पहले मैं बोर्ड पे देखने से इस तरह से एक फिगर्स अज्यूम करके, बल्कि प्रोसेस लगा रहा हूँ, अमाउंट रहने दें। पहले यहाँ लिखूंगा, फिर जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी वो फिर सेल्स के नीचे लिखूंगा। समझ आ रही है? तो जरा अलग से फॉर्मेट बना लें जी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में कोई इशू? देन जो नेक्स्ट थिंग है वो जरा सोचें खुद ही आप। एक भाई ने परचेजेस कहा है, क्या हमने ये फिनिश गुड्स खरीद के बेची होंगी? हमने इन्हें बना के बेचा है, और आपको पता है आपने जब बनाया तो इन पे खर्चा कितना हुआ है? हम उसी डाटा को लिंक करते हैं, जो पिछले पेज का डाटा है उसी को जरा लिंक करें। क्या यहाँ मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऐड करूं या परचेजेस ऐड करूं? किन बिजनेसेस में परचेजेस ऐड होती है? खरीद के बेचा। और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो बेटा फिनिश गुड्स को हमने खरीदा नहीं होगा, हमने उन्हें बनाया है। और क्या उनको बनाने की कॉस्ट हमें पता चल गई है? कौन सी कॉस्ट है? 13,15,000 है या 30,20,000 है? तो 13,20,000 इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो पहला चेंज बेसिक मेजर चेंज करें क्या है कि परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आप यहाँ लिखेंगे। और उसी डाटा से अगर मैं लिंक करूं तो ये अमाउंट आएगी 13,20,000। नहीं कंफ्यूजन क्या फर्क है और क्यों है? परचेजेस की जगह
कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्यों है? खरीद के नहीं बेचा, बना के बेचा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनानी हो कभी और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, या पहले बना लें या बेटा यहाँ पहुंच के फिर वर्किंग वन सॉर्ट ऑफ, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पता होगी तब ये वर्किंग कर सकते हैं। बाकी आगे चीजें वही है। क्या आगे होना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो भी है, तो ओपनिंग में क्या ऐड हो जाएगा? सही लफ्ज बोले, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को ऐड कर लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करके क्या चीज आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, वो फिर हम सेल्स के नीचे लिख लेंगे और सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। Any confusion in the working? कोई इशू? जी ऑनलाइन स्टूडेंट, यहाँ पर परचेज पॉसिबल है। समटाइम्स हो सकता है कि ट्रेडिंग भी हो रही हो और मैन्युफैक्चरिंग भी हो, इकट्ठा बिजनेस भी हो सकता है। तो फिलहाल अगर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तो ऐसे ही है, अगर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों है तो 2 वर्किंग हो जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वर्किंग 1 और वर्किंग 2 कर लेंगे, ट्रेडिंग वाली भी और मैन्युफैक्चरिंग वाली भी। लेकिन अगर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है तो फिर ये होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिर आपने चीजें बनाई होंगी रादर देन के खरीद के बेची। आपने इसमें क्या खरीदा होगा? रॉ मटेरियल खरीदा होगा, और वो रॉ मटेरियल किस वर्किंग में ऑलरेडी आ चुका है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में आ गया। ठीक है, देन बेटा जब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके बाद देयर इज नो डिफरेंस इन द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस इनकम स्टेटमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मींस उसे इसके बाद क्या आएगा? अदर इनकम आ सकती है, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कुछ और इनकम हुई है अदर देन द सेल इनकम। फिर इसमें सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस होंगे, दोबारा सोच लें, चीजों को बेचने के खर्चे हो सकते हैं सर, तो कैरिज आउटवर्ड्स बेटा फिर यहाँ है सेल्स डिपार्टमेंट के जो खर्चे होंगे वो सारे सेलिंग एक्सपेंसेस में आएंगे। फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में। फिर अगर बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन के कोई खर्चे हैं वो भी आएंगे, हेड ऑफिस में अगर इनकर हो रहा है। फाइनेंशियल चार्जेस, अगर इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने कोई लोन लिया हो तो बैंक चार्जेस है, तो फाइनेंशियल चार्जेस में आएंगे। तो मींस टू से ग्रॉस प्रॉफिट से आगे देयर इज नो डिफरेंस इन फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आइदर इन ट्रेडिंग बिजनेस और इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। देन उसके बाद फिर नेट प्रॉफिट है, अगर टैक्स भी इन्वॉल्व हो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है कि टैक्स की बात कर रहे हैं जी, वो डेफिनेटली वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बहस है तो इसमें इंशाल्लाह। अगर एक जो ट्रेडिंग की मतलब जो काम है और उनका जो प्रॉफिट लॉस तो अलग अलग नहीं सर, ये इसी प्रॉफिट लॉस में 2 वर्किंग्स हो रहे हैं, वो इंशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, होने लगे सब। जी अब ये जो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस है, एक छोटी सी चीज है बता दें। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस में अगर हेड ऑफिस से रिलेटेड एसेट्स हों तो उनकी कोई डेप्रिसिएशन होगी? फैक्ट्री के एसेट्स की डेप्रिसिएशन कहाँ आ गई हुई है? ढूंढने कहीं, वो तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ गई है। अब सेलिंग डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की अगर डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है, यूटिलिटी बिल्स है, वो सारे इन एक्सपेंसेस में। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस आने, बाकी सेलिंग डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस वैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आने जैसे अदरवाइज आते हैं। ठीक है, तो प्लीज कोई कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, जहां डिफरेंस था बस वो मैंने बताया। चलिए अब मेरा अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पढ़ने का टाइम है। और बेटा प्लीज इस तरह ना करें, अपने बिजनेसेस ना बनाएं। सवाल मेरे सामने है, क्या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस कभी कभी वर्क इन प्रोसेस भी परचेज करते हैं? आपने जो मुझे कहा है जरा खुद सोच के तो देखें। दुनिया में सब कुछ बड़ा पॉसिबल जरूर है, लेकिन आज अभी क्लास का दूसरा दिन है, तो इंशाल्लाह कुछ दिन ठहरे फिर मैं ही पूछूंगा आपसे, फिर इंशाल्लाह आप कहेंगे सर ये रहने।
बेटा सब कुछ हो सकता है सर, जाने दे गुस्सा यार। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने ढूंढना है, पेज नंबर 2 पे होगा जो कल नोट्स मैंने दिए। पेज 1 पे तो फॉर्मेट था वो मैंने वैसे आपके साथ मिला दिया। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से प्लीज मेरे साथ रहना, मेरे साथ साथ जरा क्वेश्चन पढ़ना है। आप लोग पेन पकड़ लें हाथ में और क्वेश्चन पढ़ें। The following information relates to factory of Heidel and Company Limited, कोई कंपनी का नाम लिखा हुआ फॉर द मंथ ऑफ, अभी हमारा पीरियड जो है पूरे साल का भी हो सकता है, 6 मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली 3 मंथ्स का भी हो सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में मंथ की बहस है। तो क्या मार्च के अगर एंगल से बात हो रही है तो फर्स्ट मार्च वाले स्टॉक्स ओपनिंग स्टॉक्स कहलाएंगे सर, और किस दिन के स्टॉक्स क्लोजिंग कहलाएंगे? 31 मार्च। ठीक है, अगर पूरा साल होता तो फिर जनवरी और दिसंबर, और अगर एक महीने की बहस हो रही है तो फर्स्ट जनवरी के स्टॉक्स फर्स्ट मार्च के स्टॉक्स ओपनिंग और 31 मार्च के स्टॉक्स क्लोजिंग हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो पढ़े जरा, सबसे पहले क्या गिवन है? इन्वेंट्रीज दी हुई, इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक्स प्लीज इंटरचेंजेबल वर्ड है। तो किस किस का ओपनिंग स्टॉक मिल गया? रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोसेस का, फिनिश गुड्स का। फिर रॉ मटेरियल परचेज आ गई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अपने जेहन में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड डाटा है, गैस लाइट एंड पावर, इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। सोच के बताइएगा फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी कहाँ है? जिसका नहीं पता, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा जिसका नहीं पता और फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में, तो इसे कोई कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा अगर कोई फैक्ट्री का एक्सपेंस है तो उसने फैक्ट्री ओवरहेड्स की लिस्ट में। लास्ट लाइन, इन्वेंट्रीज भी दी है 31 मार्च की जो हमारे लिए क्लोजिंग हो जाएंगे मार्च के एंगल से, और रॉ मटेरियल का ओपनिंग जिससे ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स है, इसी तरह तीनों के क्लोजिंग भी गिवन है। तो डाटा बेटा अवेलेबल है, पहले सिंपल सा क्वेश्चन करना, रिक्वायरमेंट ढूंढना जरा। फॉलोइंग कंप्यूटेशंस आपने करनी है। सबसे पहले बताएं क्या मांग रहा है, सोच के बताएं मटेरियल कंज्यूम का क्या मीनिंग होता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट होना है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट होनी है। अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक आ जाएंगे। और फाइनली फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसे कहते हैं? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको तो एक दफा दोबारा लिख लो, सिंपली कॉस्ट ऑफ सेल्स की बेटा बात हो रही है, और डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड की बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड आउट करनी है, और फाइनली टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करना है। तो टाइम अभी है मेरे ख्याल, जितना हो सकता है वो तो करें। आज से ठीक करें सर, बस एक दिन ही था, कल जल्दी मैंने भी छोड़ा। बिजनेस नेम लिखें, रजिस्टर करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा मेरे साथ रहना, फिगर्स मैंने आपको दिखानी है साथ साथ। बिजनेस नेम लिखने की आदत डालेंगे सबसे पहले, हाइडल एंड कंपनी। ये रिक्वायरमेंट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फॉर द मंथ ऑफ मार्च 15। इनिशियली आपका सिर्फ ये काम है कि जो पढ़ा है इसका फॉर्मेट आपको जरा याद रहे। ये कहते हैं करवा दे वर्किंग। स्टार्टिंग पॉइंट हाँ, ये ढूंढे, चले रॉ मटेरियल लिखे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढने लिए अपने पास। आप लोगों के पास डाटा है, लिखना शुरू करें। 24080, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा मेरे साथ चले।
आप लोग कंप्लीट करें, आपको पता, आप लोगों के पास डाटा है, मैं लिखता हूँ बाद में। रॉ मटेरियल कंज्यूम तक पहुंचे, कर सकते हैं इंडिविजुअली। जी 24080 ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप करें बेटा, आप कंप्लीट करके आंसर बताइएगा। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 148,580। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज करें मेरे साथ। मतलब आपको स्पेसिफिकली बेटा इसलिए कह रहा हूं, आपके पास उस तरह से अभी डाटा नहीं है, तो आप फिगर्स में साथ देख लेंगे। एनी परचेज रिटर्न्स ठीक है, नहीं है लेकिन इतना देख जरूर लें। तो कैरेज इनवर्ट्स, फिर क्लोजिंग ढूंढे सबसे एंड में। रॉ मटेरियल कंज्यूम 31 मार्च निकालने के लिए रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस 37,144। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जी कैलकुलेट करें जी रॉ मटेरियल कंज्यूम। आपके दो रिक्वायरमेंट नहीं एक मिनट पर, एक मिनट पर, यहाँ तक एक मिनट आना था। 135,516 135516। ये फर्स्ट वर्किंग होगी सबकी। फर्स्ट वर्किंग सबकी होगी सर। ये सेकंड सर, एक सेकंड में से सुन लें जरा, उसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। देखिए उसने सेकंडली क्या मांगा हमसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। डेफिनेटली भी जब हम फॉर्मेट बना रहे थे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की स्टेटमेंट में मैंने रॉ मटेरियल की वर्किंग की थी और फिर कंज्यूम निकाला था। लेकिन अब शायद जरा टाइम वेस्टिंग ऐसे, अगर एक काम हो गया हुआ पहले तो हम उसमें से सिर्फ रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर एज इट इज दोबारा लिख लेते हैं, रादर देन कि दोबारा रॉ मटेरियल लिखें फिर ओपनिंग प्लस परचेजेस। अगर एक रिक्वायरमेंट में काम हो गया हुआ है तो सबको एज इट इज रिपीट करने की बजाय, बोर्ड पे एक सेकंड देखें, इस तरह स्टार्ट कर लो, मैं कहाँ से शुरू कर लूँ। लेकिन बार ये क्लियर होना चाहिए कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर नहीं इसमें आना है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेट। बाकी जो वर्किंग है क्योंकि वो रिक्वायरमेंट ए में हो गई है, वैसे टाइम वेस्टिंग है। अगर किसी ने कर ली तो ऐसी काटेगा नहीं, अब कार्ड भी ना दीजिएगा, मतलब हो गई तो ठीक है, लेकिन शायद जरूरत नहीं है, करें। बाकी आगे करना चाहिए आप लोगों को। ये बड़ा बिलाल जरा दोबारा करंटली चेक कर ले, मेरा ख्याल है 135,516 ठीक है टोटल, दोबारा चेक कर लेना, मेरी फिगर तो नहीं कोई गलत। फिगर ठीक लग रही है मुझे, अब चेक कर ले जरा अपना करें। बाकी आप लोग, आपके पास डाटा है, आप लोग कंप्लीट करें आगे। फॉर्मेट जेन में लाएं, शुरू हो जाए। कंज्यूम के बाद डायरेक्ट लेबर ढूंढे, प्राइम कॉस्ट ढूंढे, कैलकुलेट करें, फैक्ट्री ओवरहेड्स की लिस्ट बनाएं। मैं इंटेंशनली जरा पीछे आपसे जा रहा हूँ, आप लोग खुद से शुरू करें, ऐसे देख के लिखने की बजाय बोर्ड से जरा क्वेश्चन में से ढूंढ के लिखें। ये अनाउंसमेंट्स थोड़ा इकट्ठे यहाँ तक, बाकी फिर फिगर शुरू कर रहा हूँ। डायरेक्ट लेबर ढूंढे फिर में से, डायरेक्ट लेबर है, करें आप लोग करें, जो फिजिकली बैठे हैं आप लोग करें। डायरेक्ट लेबर इज 74,500। डायरेक्ट लेबर 54,500।
यहाँ तक फिर टोटल करके जरा प्राइम कॉस्ट की कैलकुलेशन करें, फिगर आ जाएगी शायद 2100 देन फिर अपने फैक्ट्री एवरेज लिस्ट बनानी है। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना प्लीज सबको? चले फिर मेरे ख्याल टाइम सफिशिएंट नहीं है, फिर आप घर से ही करें जरा, ये कर लेंगे रिक्वायरमेंट भी, फिर मैं कल फिगर्स लिख दूंगा काइंडली, आप लोग जरा कोशिश करें घर से, जरा थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर कल कंप्लीट करते हैं, साथ साथ बस रिवीजन करना शुरू कर दें। अभी होमवर्क स्पेसिफिकली कोई नहीं है, बस कोशिश इतना जरूर कंप्लीट कर लीजिए। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह करते हैं। एक ग्रुप वाला जरा करवा दे यार, ग्रुप में ऐड वाला करवा दे। ये मैं फिगर्स लिख दूंगा काइंडली, लेकिन आप इंडिविजुअली ट्राई कर लीजिएगा। आप लोगों का बेटा ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी ये व्हाट्सएप हो गए हमें पेजेस पीडीएफ इसका, तो आप लोग भी कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है? ये वो ग्रुप में ऐड के लिए अभी आपको मैसेज करेगा नंबर, काइंडली उसको जरा कांटेक्ट कीजिएगा, अभी आपका हो जाएगा। कर दी ये नंबर एक सेंड होगा, इस नंबर पे जरा काइंडली कांटेक्ट कीजिएगा। आपने फंड का रिमेनिंग कॉस्ट डब्ल्यूडीपी इस टोटल करके कॉस्ट में ऐड होगा, ऐड नहीं होगी, ऐड नहीं होगी, हमने ये खर्चा पूरे पीरियड का ले लिया, तो इस पीरियड में सबसे पहले हमने ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस को कंप्लीट किया। सर वो जो ये चीज तो जितना भी इसमें मटेरियल लगा होगा, यहाँ पे ये हाँ जी, जो मटेरियल लगा होगा फर्दर, जो फर्दर काम होगा सब इसमें शामिल है। और सर ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट है, इसमें पिछले साल की भी इंफॉर्मेशन होगी, ये जो हमने नहीं, वो तो पहले हमने करंट की इन्फॉर्मेशन पूरी कर दी, फिर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने के लिए जो खर्चा इसमें शामिल ही नहीं है उसको प्लस कर दिया, और जो नहीं होना चाहिए उसको। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का तो नहीं कोई क्वेश्चन है क्लास का? कहीं नीचे पता करें, मैंने कहा तो था नीचे वो होनी है, पता करें, मेरे ख्याल होनी है, मैंने बात तो कर ली थी, जरा काइंडली जरा नीचे चेक कर लें। जब ऊपर आया तो सुबह मैंने कहा तो था जो फैक्ट्री सुपरवाइजर से। बेटा एक सेकंड, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का तो नहीं कोई क्वेश्चन है? मैंने जरा बंद करना बता दें, चले फिर अल्लाह हाफिज़।